अब सबके इंटरनल्स आ रहे हैं, हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, इन एडजस्टमेंट्स को ज़रूर करके जाना। ये वही एडजस्टमेंट है जो कहते हैं ना एक दो नंबर कट गए, एक बड़ी मुश्किल आई थी, इनमें से ही आएगी। लॉयर को पैसे देने पड़ जाते हैं, कभी ज़मीन की कीमत निकालने के लिए ब्रोकर्स को पैसे देते हैं, बोलते हैं ना दलाल की कितनी फीस है, तो कहीं ना कहीं कमीशन देते हैं, तो कुछ खर्चा हो जाता है। तो रीवैल्यूएशन का खर्चा कितना हुआ? रीवैल्यूएशन का खर्चा हो गया 15,000 का। मतलब हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज हम करने वाले हैं टॉप 10 रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट्स। तुम देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ऐसी 10 एडजस्टमेंट लाए हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे से आता है तो इन 10 एडजस्टमेंट्स को जरूर अटेम्प्ट करना। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वही एडजस्टमेंट है जो तुम्हारे पेपर में जरूर आती है। अब सबके इंटरनल्स आ रहे हैं, हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, इन एडजस्टमेंट्स को जरूर करके जाना। ये वही एडजस्टमेंट है जो कहते हैं ना एक दो नंबर कट गए, एक बड़ी मुश्किल आई थी, इनमें से ही आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो तुम्हारे पास पहले 2 एडजस्टमेंट देखने को मिल रही हैं, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा, रीड करूंगा, डिस्कस करूंगा और साथ साथ सोल्यूशन करूंगा, ठीक। तो पहली 2 एंट्रीज तुम्हें बोर्ड पर दिख रही हैं, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, बहुत हाई चांसेस है तुम्हारे को इसका क्वेश्चन आएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, तो कह रहे हैं स्टॉक की वैल्यू कम दिख रही है बाय 10%, ठीक है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है कि यार उसकी वैल्यू ना अभी फिलहाल कम दिख रही है। हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को ठीक करना है। तो अगर अभी किसी चीज़ की वैल्यू कम दिख रही है, फिलहाल अगर कोई चीज़ कम वैल्यू पे दिख रही है तो उसको हमें बढ़ाना है, मतलब हमें उसकी वैल्यू ठीक करनी है ना, तो हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो अंडर वैल्यूड है तो मतलब वैल्यू कम दिख रही है तो आपको वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। फिलहाल उसकी वैल्यू कितनी है, कह रहा है बुक वैल्यू स्टॉक कितने 54,000। तो आपको ये समझना है फिलहाल बुक वैल्यू मतलब फिलहाल कितना दिख रहा है, बुक में क्या वैल्यू दिख रही है। बुक वैल्यू मतलब फिलहाल उसकी बुक्स में अकाउंट्स की बुक्स में क्या वैल्यू दिख रही है। तो फिलहाल दिख रही है 54,000। अब आपको ये समझना, अब यहाँ पे पहली गलती तो बच्चे क्या करते हैं कि 54,000 का ना 10% निकाल देंगे, ठीक है। तो ये तो भाई पूरा हो गया गलत, ठीक है। आपको ये समझना ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, किस ओरिजिनल वैल्यू से 10% गिर रहा है। ये जो आपकी वैल्यू 10% गिर रही है ना, ओरिजिनल वैल्यू से दिख रही है। तो पहले तो मैंने बोलना है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, लेट ओरिजिनल वैल्यू बी एक्स, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू बी एक्स, तो x में से 10% गिरा, x में से 10% गिरा, तब जाके बुक्स में उसकी क्या वैल्यू दिख रही है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू क्या दिख रही है 54,000 दिख रही है। ओरिजिनल वैल्यू में से उसका 10% काटा, तब जाके बुक वैल्यू आ रही है 54,000 रुपीज। आई बात समझ में, ठीक है। तो भाई आपको बहुत ध्यान से करना है तभी आपको समझ में आएगा। ये 0 से 0 कटा, x माइनस ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है ऑफ, तो x बाय 10 इक्वल्स 54,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं लिखा नीचे, मतलब 1 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10x माइनस x 9x बाय 10 इक्वल्स 54,000, ठीक है। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इधर स्पेस है, तो ये जो 10 नीचे दिख रहे हैं ये साइड चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, और जो 9 ऊपर दिख रहा है साइड चेंज करके नीचे डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पे x कितना आएगा भाई 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो 9 1 ज़र 6 ज़र पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब तुम्हारे को ये समझना है कि कोई चीज की वैल्यू, मेरा आंसर क्या है, इधर मेरा आंसर है 60,000 रुपीज। तो कोई चीज जो एसेट है मेरी, ठीक है, स्टॉक क्या होता है, मेरा एसेट है, उसको दिखना किस वैल्यू पे चाहिए 60,000 पे दिखना चाहिए। उसकी फिलहाल बुक वैल्यू क्या दिख रही है 54,000 दिख रही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, मेरे को चीजें ठीक करनी है ना, तो मुझे उसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो मैं कितने से इंक्रीज करूंगा, मैं कितने से इंक्रीज करूंगा वैल्यू, इनका डिफरेंस, यानी कि 6,000 से मुझे वैल्यू बढ़ानी है। आई बात समझ में। अब जर्नल डायरेक्टली जिसको बनानी आती है डायरेक्टली बना सकते हैं, तुम्हें वैल्यू पता चल गई, 6,000 तुम्हें वैल्यू यूज करनी है। जिनको जर्नल डायरेक्टली नहीं आती, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है मतलब उसके सेंस में समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। तो इतना तो मुझे लगता है सबको पता है या नहीं पता, मैं बता देता हूं। डेबिट में लिखते हैं नुकसान, फायदे नहीं लिखते, डेबिट में लिखते हैं नुकसान, फायदे लिखते हैं क्रेडिट में, जितने फायदे सारे लिखेंगे क्रेडिट में। तो ये तो फायदे ना, एसेट की वैल्यू बढ़ा रही है तो फायदा। तो यहां पर क्या आएगा बाय स्टॉक, ये तुम्हारा नॉर्मल अकाउंट है, बाय स्टॉक 6,000 रुपीज, ठीक है। अब ये तुमने अकाउंट अगर बना लिया तो यहीं से देख के तो जर्नल लिखनी है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यहां से देख के जर्नल बना लोगे ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट का आंसर क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये डेबिट 6,000 और 6,000, ठीक है। तो पहले का तुम्हारा आंसर आ गया। और ये जो भी कैलकुलेशन की है भाई, ये आपको कहां करके दिखाओगे,
ये दिखाओगे वर्किंग नोट में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा डन है। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं ओवर वैल्यूड है, कह रहा है आपका जो स्टॉक है वो क्या है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है। ध्यान से देखो, बुक वैल्यू 66,000 है, अगेन वही गलती करने का चांस रहता है। आप में से कोई भी अगर 66,000 का 10% निकालेगा तो वो गलत है। देखो बुक वैल्यू का मतलब है कि बुक्स में ऑलरेडी क्या वैल्यू दिख रही है, तो ऑलरेडी बढ़ी हुई वैल्यू दिख रही है। हमें क्या करना है, हमें चीजों को ठीक करना है। तो ये जो तुम्हारा बड़ा है ना कि बाय 10%, ये जो बाय होता है ना, ये किसका होता है, ये होता है ओरिजिनल वैल्यू का। ओरिजिनल वैल्यू का आपको 10% निकालना है, जो हमें नहीं पता। ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू को करेंगे x, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम वे से करेंगे, बस इसमें ना उल्टी एंट्री पास होगी और कुछ नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू भी x, तो x में ओवर वैल्यूड है ना, मतलब ओरिजिनल वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। x प्लस 10% ऑफ x, 10% ऑफ x, और मेरे पास आंसर क्या दिख रहा है, 66,000 दिख रहा है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू 10% से बढ़ी, तब जाके मेरी बुक्स में क्या दिख रही है, इन्फ्लेटेड वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू दिख रही है, यानी कि 66,000 दिख रही है। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 काटा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 10x प्लस 1 11x बाय 10 होगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सॉल्व कर रहे हैं। ये 11 1 11 6, ठीक है। अब ये 10 जो नीचे है उधर जाके डिवाइड, तो x कितना आएगा, दोबारा से अपने पास कितना आ गया, 60,000 आ गया। अब तुम खुद सोचो, 60,000 का तुम्हारा स्टॉक था, यहाँ पे स्टॉक की बात हो रही थी, दोबारा 60,000 का तुम्हारा स्टॉक था, कितना दिख रहा है, 66,000 दिख रहा है। मतलब 60,000 तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और 66,000 तुम्हारी बुक्स में दिख रही है, बुक वैल्यू। तो ये ज्यादा दिख रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है, हमारे को चीजें ठीक करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, रियलिटी पे आएंगे, औकात पर आते हैं, ठीक है। ज्यादा दिखना मतलब एसेट की वैल्यू जबरदस्ती ज्यादा दिखेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, हमें चीजों को ठीक करना है। तो 6,000 से हमें स्टॉक की वैल्यू गिरानी है, ठीक है। तो एसेट की वैल्यू आप गिरा रहे हो, तो अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना दिखाऊं, ठीक है, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये एक नुकसान है कि फायदा है, सोचो जरा। अगर वैल्यू गिर रही है तो नुकसान है या फायदा है। तो एसेट की वैल्यू गिरना, हमारी अपनी चीज की वैल्यू गिरा रहे हैं हम, तो ये नुकसान है। तो एंट्री कहाँ होगी, डेबिट साइड, डेबिट में लिखते हैं नुकसान। कितने से गिरा रहे हैं, 6,000 से गिरा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट हो गया, बट हमें क्या पूछ रहा है, हमें तो जर्नल पूछ रहा है। तो यहीं से देख के जर्नल बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे जर्नल बना दी, 6,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 2 की जर्नल है। अब नेक्स्ट करेंगे टू और बाय वाले क्वेश्चन, ठीक है। टू और बाय वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनको ध्यान से करना है, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स हैं, एक में टू है, एक में बाय है, ध्यान से समझना। कह रहे वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अपनी एक एसेट है, अपनी जमीन है, इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, टू 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख, मतलब 5 लाख मतलब 5 लाख तक लेकर जाओ। देखो मैं तुम्हें सिंपल सी टेक्निक बता देता हूँ, जब भी टू वर्ड होगा ना, आपको पता है कौन सा वैल्यू लेना होता है, आपको लेना होता है डिफरेंस। जो भी क्वेश्चन में 2 वैल्यू गिवन होती है ना, उनका लेते हैं डिफरेंस। और जब बाय होता है ना, आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली करना होता है, ठीक है। बाय में क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग करते हैं, तो ये चीज है। तो अब मेरे को वैल्यू बढ़ाकर कितनी करनी है, देखो 4 लाख से वैल्यू बढ़ाकर करनी है 5 लाख, तो नेट इफेक्ट क्या है, बढ़ी कितने से, 1 लाख से बढ़ी ना। 4 लाख की तो पहले दिख रही है, 5 लाख करनी है तो 1 लाख से ही तो बढ़ी, ठीक है। तो आपकी थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं ताकि जर्नल हम वहीं से देखकर बनाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ा देंगे हम, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, एसेट की वैल्यू बढ़ना फायदा है, तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है। यहां से अगर मैं जर्नल बनाऊंगा तो जर्नल क्या बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपए। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बाय में आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है। मतलब 4 लाख की दिख रही है, 5 लाख से और बढ़ा दो, मतलब ओरिजिनल न्यू बैलेंस शीट में पता है कितनी दिखेगी, लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए दिखेगी, ठीक है। बाय में करना है डायरेक्टली। तो अगर इसी में मैं चेंज करूं, ठीक है, इसी में मैं अगर चेंज करूं, ठीक है, तो क्या आएगा पता है, लैंड एंड बिल्डिंग तो बढ़ रही है तो फायदा, कितने से बढ़ रही है, बाय में डायरेक्टली, मैंने बोला ना डायरेक्टली। तो यहां पर अमाउंट लिखो 5 लाख, ठीक है। यहां पर भी 5 लाख से बढ़ रही है, तो यहां भी लिखा 5 लाख, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर किसका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4th का,
आया समझ? बस एक इतना सा चेंज था, बाय मतलब डायरेक्टली, टू मतलब डिफरेंस। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तभी तुम्हारे से करेक्ट आंसर निकलेंगे। नेक्स्ट दोनों पार्ट्स बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, ध्यान से करना, इसमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है, ये अपनी बैड डेट्स वगैरह से रिलेटेड है। तो 5th पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहे हैं डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वॉज रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स। मतलब क्या है कि पिछले साल हमारा पैसा डूब गया था, ठीक है, किसी से पैसे लेने थे, 40,000 रुपए लेने थे, वो डूब गए थे, तो पैसा डूब गया, रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट, मतलब अब मैं उससे 1 रुपया भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मेरी नजरों में मेरे पैसे, मतलब बोलते हैं ना पैसा मर गया, ठीक है, पैसे डूब गए, तो मेरे को अब एक्सपेक्टेशन नहीं है 40,000 आएंगे। लेकिन क्या हुआ, इसने अचानक से 30,000 दे दिए, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, 1 रुपया भी वो मेरे को दे देता ना, मैं उसमें भी खुश हो जाता। फुल सेटलमेंट का कहने का मतलब है कि अब और पैसा नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन तुम ध्यान से अगर मीनिंग समझो तो बैड डेट्स का मतलब क्या था कि ये पैसा तो पहले ही डूब गया था, तो मुझे तो लग रहा था इसमें से 1 रुपया भी वापसी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 30,000 आ गए, ठीक है, तो ये मेरे लिए बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब बैड डेट्स रिकवर्ड के ये तो फायदा है, तो अगर मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो ये तो फायदा है, तो यहां पर मैं इसकी जो एंट्री करूंगा ना वो फायदे वाली साइड करूंगा, बाय वाली साइड। अब यहाँ पे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीजें लिखी होती हैं, आप यहाँ पर लिखो बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड कितने पैसे, 30,000 रुपए, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड लिखो 30,000 रुपए, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में यहाँ पर पता है क्या लिखा होता है, बाय बैंक भी लिखा होता है, ठीक है, कुछ बुक्स में क्या होता है, बाय बैंक लिखा होता है, और बैड डेट्स रिकवर्ड वो लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी फॉलो कर लो, बट मेरे से अगर पूछोगे तो आप ये फॉलो कर लेना, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड ही लिख देना, बाय बैंक मत लिखना, ठीक है। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 30,000, ये इसका आंसर है। तो अब जर्नल बनाते हैं, जर्नल क्या बनेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ठीक है, तो इसका जर्नल क्या बनेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना पैसा रिकवर हुआ है, ठीक है, 30,000 रिकवर हुआ है तो 30,000 आप यहां पर लिख दोगे, ठीक है। तो 5th पार्ट डन है। अब इसके बाद करेंगे आगे देखते हैं भाई, यहां बोलता है एन ओल्ड कस्टमर, कोई पुराना कस्टमर था, ठीक है, कोई पुराना कस्टमर था हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स। अगेन क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही है कि बैड डेट्स हो चुके हैं, ठीक है, हैज प्रॉमिस्ड टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है प्रॉमिस, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, प्रॉमिस, तो ये तुम्हारा कीवर्ड है। प्रॉमिस का मतलब क्या है कि उसने ना हमें मुंह जुबानी बोला कि भाई मैं तुम्हारे को पैसे चुका दूंगा। अब देखो यहां पर 2 आंसर्स बनते हैं, एक आंसर तो ये है कि इसका कुछ आंसर ही नहीं है, मतलब नो एंट्री हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि प्रॉमिस का मतलब क्या है कि मे बी वो फिर से पैसा ना दे, और बैड डेट्स तो वो पहले से ही है, बैड डेट्स तो वो पहले से है, और हो सकता है वो दोबारा झूठा वादा कर रहा हो पैसे ना ही दे, तो हम ना इसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम इसके प्रॉमिस की एंट्री नहीं करेंगे। तो एक आंसर तो हो गया नो एंट्री। दूसरा आंसर ये है कि अगर तुम प्रॉमिस को कंसीडर कर रहे हो ना तो वर्किंग नोट में लिख देना कि भाई वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू पे मनी, ठीक है, तो हम लोग उसको सच में एज्यूम कर रहे हैं, और एज्यूम कर भी सकते हैं। बुक्स में डिफरेंट बुक्स में इससे एंट्री के भी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, या तो आप नो एंट्री करो या फिर आप वो करो जो मैं करा रहा हूं, लेकिन वर्किंग नोट में एजम्पशन लिख देना कि तुमने एज्यूम किया है कि तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, अब अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं पैसे दे देगा, तो मैंने क्या किया, मेरे डेटर्स बढ़ गए ना, मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, डेटर्स बढ़ गए, ठीक है, कितने से बढ़ गए, 15,000 से बढ़ गए। अभी पैसे मिल गए होते तो बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसे मिलेंगे तो डेटर्स बढ़ गए, लेकिन अगर पैसे मिल गए होते जैसे पिछले पार्ट में किया था तो बैड डेट्स रिकवर्ड मानते, ठीक है। तो इसकी एंट्री के ये भी एक तरीके से फायदा है, ठीक है, ये भी एक तरीके से फायदा है। तो क्रेडिट साइड पे मैं करूंगा इसकी एंट्री, और यहां पर मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, कितने पैसे देने का वादा करे, 15,000, ये 25,000 की फिगर होगी, प्योरली इग्नोर, क्योंकि पहले से ही बैड डेट्स था, तो जितने देने का उसने प्रॉमिस किया हम उतने में ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जर्नल बनाओ, सन्ड्री डेटर्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो, ठीक है, अमाउंट कितना है, 15,000, ठीक है भाई। तो ये तुम्हारी 2 जर्नल एंट्रीज हो गई। अब बढ़ेंगे आगे। अब जो 2 एंट्रीज तुम्हें दिख रही है दोनों ही जबरदस्त एंट्री है, ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले करेंगे हम लोग ये वाली पहली एंट्री जो इस पेज पे दिख रही है, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 सेटल्ड एट 16,000 रुपीज। देखो
क्रेडिटर्स कौन होते हैं यार? हमारे लाइबिलिटी होते हैं कि मुझे इनको पैसा चुकाना है, मैंने कभी पास्ट में इनसे उधार पे माल खरीदा होगा और अब मुझे इनको पैसे चुकाने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी को 20,000 चुकाने थे तो मैंने बातचीत करी, सेटल मतलब मैंने बातचीत करके मैंने कितने चुकाए हैं? 16,000। तो तुम खुद सोचो, तुमने किसी को 20,000 देने थे, तुमने उसको दिए 16,000, तो ये 4,000 का फायदा हो गया ना, हमने 4,000 बचा नहीं लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 का फायदा हो गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर जाएगा भाई? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में 4,000 का फायदा कहां जाएगा? क्रेडिट में, ठीक है। फायदे जाते हैं क्रेडिट में, नुकसान जाते हैं डेबिट में। तो यहां पर लिखना बाय सन्ड्री क्रेडिटर, जितने पैसे हमने बचा लिए 4,000 रुपीज, ठीक है। तो एक जर्नल एंट्री तो ये तुम्हारे को दिख रही है। दूसरी जर्नल एंट्री तुम क्या लिखोगे? मैं इसकी एंट्री बता देता हूं, ठीक है। पेमेंट की भी तो एंट्री करोगे ना, तुमने उसको 16,000 दिए भी तो है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बैंक, हमने जो उसको पेमेंट करी है, हमने 16,000 तो पे करे हैं वादा अनुसार, ठीक है। वादे अनुसार 16,000 पे करें। जो हमने पैसे बचा लिए, वो जर्नल यहां से बनेगी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 4,000, ठीक है। तो इसमें इस वाले पार्ट में ना तुम्हारे को मेरे भाई 2 जर्नल करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये मैंने लिख दी दोनों जर्नल एंट्रीज। आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन रीड करेंगे भाई। कह रहे हैं कंप्यूटर परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, 2022 में। अब यहाँ पे डेट्स बहुत ध्यान है, जिसने 11th में डेप्रीसिएशन नहीं किया उससे तो ये होगा नहीं। अब अगर 12th में सीरियस हो तो इसको इग्नोर मत करना, इसको समझ लेना, ठीक है, तभी 12th में मार्क्स आएंगे, क्योंकि 11th के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो 12th में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन है। तो 1 अक्टूबर को तुमने कोई चीज खरीदी, मैं तुम्हारे को यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। 1 अक्टूबर 2022 को मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा तो मैं तुम्हें बता दूं ये एक एसेट है। पहले तो यहाँ पे गलती होगी कि ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में भेज दिया, उसको कहाँ भेजना था? हमें भेजना था कंप्यूटर के अकाउंट में या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट में, हमें उसको एसेट मानना था। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई है, कि अगर मैंने कोई चीज खरीदी है 40,000 की एसेट, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, तो हर साल उस पर क्या लगता है? डेप्रीसिएशन लगता है। तो अगर 2022 में वो 40,000 की थी तो 31 मार्च 2024 को वो 40,000 की नहीं होगी, उससे उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी। तो तुम्हारे को ना वो वाली वैल्यू ढूंढनी है जो वैल्यू उसकी 31 मार्च 2024 को है। 2022 की वैल्यू उसने दे दी, डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू कितनी गिर गई वो हटाओ, और इस दिन की बुक वैल्यू, इस दिन की क्या वैल्यू है वो तुम्हारे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। कह रहे टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट, कह रहे ये कंप्यूटर को अपनी बुक्स में लेकर आओ, कंप्यूटर को अपनी बुक्स में लेकर आओ और डेप्रिसिएशन लगा देना 10%, ठीक है। आपको गलती नहीं ठीक करनी। पहली बात तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस वाली चीज को तो करो इग्नोर। सिंपल ये समझ लो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, कंप्यूटर नाम से एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, और आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू ये फाइंड आउट करो, ठीक है। सिंपली ये क्वेश्चन है आपका। तो अक्टूबर 1 से 2022 से अगर मैं फाइनेंशियल ईयर क्लोज करूं तो ये क्या होगा? मार्च 31 2023, ठीक है। ये पहला तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, वो भी 6 महीने का, ठीक है। ये हो गया 6 महीने का। अगला फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बनाऊं तो अगला फाइनेंशियल ईयर होगा तुम्हारा अप्रैल 1, ठीक है। अप्रैल 1 इससे जस्ट अगले दिन 2023 मार्च 31 से जस्ट अगले दिन क्या होगा? 2023 अप्रैल 1, और ये चलेगा 2024 मार्च 31। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 1 साल की डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगी, 6 महीने की डेप्रिसिएशन यहाँ लगेगी, तो 1.5 साल की डेप्रिसिएशन आपको लगानी है। वैसे तो इजी है, लेकिन यहाँ पे मेथड कौन सा बोल रहे हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता था? जैसे 40,000 की मैंने यहाँ पर चीज खरीदी तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, 40,000 रुपये लगाऊंगा, ठीक है। क्या रेट है? 10% होगा, ठीक है। तो रेट एक बार ही चेक कर लेते हैं, हाँ 10% ही है। तो 10% की डेप्रिसिएशन लगाई और 6 महीने, ये टाइम गिन लो, अक्टूबर से मार्च होते हैं 6 महीने, तो ये हो गया 6/12, ठीक है। तो आपकी डेप्रिसिएशन लग गई 2,000, ठीक है। तो 40,000 की चीज 2,000 से गिर गई, तो आज की डेट मतलब ये अप्रैल 1 को उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? बुक वैल्यू इस दिन होगी उसकी 38,000, ठीक है। 2,000 से गिर गई ना, तो अब इस दिन जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 40 पे नहीं लगाओगे, अब लगाओगे 38 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 38,000 पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा पूरी 10%, तो ये सॉल्व करके आएगी 3800। तो 40,000 की चीज 6 महीने में गिरी 2,000 से, तो इस दिन अप्रैल 1 को 2023 को बुक वैल्यू है 38,000। 2024 मार्च 31 को उसकी बुक वैल्यू होगी 38,000 में से माइनस करो इस वाले साल की डेप्रिसिएशन को, तो ये हो जाएगा 3800 सब्ट्रैक्ट, तो यानी कि 34,200 रुपीज।
तो आज की डेट क्या है, मार्च 31 2024 को ये कंप्यूटर की क्या वैल्यू है, 34,200। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको जस्ट बुक्स में प्रेजेंट करो, बुक्स में वापसी लेकर आओ, क्योंकि अब तक ये बुक्स में कहीं दिख नहीं रहा। तो अगर बुक में कोई चीज़ शो करनी है तो फायदा है, ठीक है, फायदा है। तो मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ। तो फायदा है, तो हमारे को पता है क्रेडिट में एंट्री होगी, ठीक है, डेबिट में तो नुकसान को करते हैं। तो या तो आप यहाँ पर लिखो बाय कंप्यूटर, ठीक है, बाय कंप्यूटर 34,200। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो बाय ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो बाय ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, सेम अमाउंट। इन दोनों में से कोई एक टर्म यूज कर लेना, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, दोनों में मिल जाएंगे। तो जर्नल बना लो, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 8th पार्ट का अपना आंसर है कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड या फिर ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। अमाउंट लिख लो 34,200 और यहाँ पर भी लिख लो 34, ठीक है। यहाँ जगह का इशू हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्रेडिट में भी 34,200 लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे आई बात समझ में। तो ये था तुम्हारे दोनों पार्ट्स, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, आखिरी 2 पर आ गए हैं। कैसा लग रहा है वीडियो, कैसी लग रही है एंट्रीज और लेवल कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया, यहाँ तक वीडियो देख रहे थे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है तुमने, ठीक है। तो अब देखो भाई, हमारे पास आखिरी की 2 रह गई, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्नीचर अपनी एक एसेट है, अपियरिंग इन द बुक्स, कह रहे हैं 50,000 का हमारी बुक्स में दिख रहा है, हमारा पार्टनर साहिल लेकर चला गया 30,000 में। एक बात बताओ, 50,000 की चीज को अगर तुमने किसी को 30,000 में बेच दिया, चाहे पार्टनर को ही दे दिया, पार्टनर भी एक तो फ्री में नहीं लेकर जाएगा, ये चीज याद रखना। पार्टनर फर्म बाहर वाले को देगी तो पैसे लेती है, लेकिन अगर पार्टनर को कोई चीज हम देते हैं या पार्टनर को कोई चीज हम बेचते हैं तो हम पैसे नहीं लेते, हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को ऊपर नीचे करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट के जरिए हम उससे पैसे लेंगे, फ्री में किसी को नहीं देंगे। तो पहले तो ये बताओ, 50,000 की चीज अगर हमने किसी को 30,000 में दे दी, 20,000 रुपए सस्ती दे दी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ ये फायदा है कि नुकसान है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, साहिल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए क्या है, ये एक नुकसान है, ठीक है। कितने का नुकसान है? 20,000 का नुकसान हो गया। तो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये कहां पर जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000 रुपए इधर जाएगा, ठीक है। और ये क्या चीज बेची है, फर्नीचर, तो फर्नीचर 20,000 सस्ता चला गया, तो एक तो ये नुकसान हो गया। अब दूसरी चीज तुम्हें यह समझनी है कि ये जो साहिल है इसको हमने फ्री में नहीं दिया, तो साहिल से मुझे अब कितने पैसे लेने हैं, जितने में मैंने उसको वो चीज़ बेची है। तो मैंने फर्म, मैं मतलब फर्म, तो फर्म ने उसको वो चीज़ कितने में बेची, 30,000 में बेची। तो अब हम साहिल से पैसे लेंगे, तो साहिल की कैपिटल में कम कर दूंगा, उसका जो इन्वेस्टेड पैसा तो वो मैं गिरा दूंगा। साहिल की कैपिटल बढ़ाऊंगा ना तो साहिल को फायदा होगा, साहिल की कैपिटल कम करूंगा तो साहिल को नुकसान होगा। तो वो पैसे तो दे नहीं रहा। पूरी पार्टनरशिप में ना हम लोग पार्टनर से पैसे नहीं लेते कैश के फॉर्म में, हम उसकी कैपिटल बढ़ाते हैं या कैपिटल घटाते हैं। तो अगर मुझे उससे पैसे लेने हैं तो मैं साहिल की कैपिटल घटाऊंगा, और कैपिटल जब भी डिक्रीज करते हैं तो कैपिटल को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो अब इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे भाई, देखो साहिल की कैपिटल को करना है डेबिट, ठीक है। तो एक तो जर्नल हो जाएगी, साहिल के कैपिटल को करोगे आप डेबिट, ठीक है, साहिल के कैपिटल को आप करोगे डेबिट, कितने से, 30,000 जितने पैसे लेने हैं, और बदले में फर्म का कम क्या हो रहा है, एसेट कौन सी कम हो रही है, फर्नीचर, ठीक है। इसको रीवैल्यूएशन में मत भेजना, रीवैल्यूएशन में तब जाता है, कोई चीज़ रीवैल्यूएशन में तब भेजना है जब कोई नुकसान हो या फायदा हो। ये कोई नुकसान थोड़ी है, ये तो स्ट्रेट अवे एक ट्रांजेक्शन है कि 30,000 रुपये हमारे को मिलने वाले हैं साहिल से, मतलब मिलेंगे नहीं, एक सेंस में कह रहा हूँ। जैसे मान लो अगर बाहर बेचते, फर्नीचर बाहर बेचते तो क्या एंट्री करते, कैश टू फर्नीचर नहीं करते, बाहर बेचते तो कैश की जगह पे, क्योंकि पार्टनर को बेच रहे हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू जर्नल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी नॉर्मल सेल्स की एक तरीके से जर्नल एंट्री है, ठीक है। तो ये तो एक एंट्री हो गई, ठीक है। दूसरी एंट्री तुम्हारी रीवैल्यूएशन की, ये जो हमारा नुकसान हुआ है, तो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ है 20,000 रुपए का, ठीक है। आई बात समझ में। तो 9th पार्ट में ये 2 जर्नल एंट्रीज तुम्हारे को करनी है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे 10th। लास्ट देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं, ध्यान से रीड करना है। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन मतलब रीवैल्यूएशन जब हम करते हैं, चीज़ों की वैल्यू कितनी है,
पता लगाते हैं। तो जैसे मान लो मेरे को जानना है मेरा फर्नीचर कितने का, मेरी ज़मीन कितने की है, ठीक है, और भी कर्जा वगैरह बैंक से कितना है, तो इन सब चीज़ों में ना कुछ खर्चा होता है। कभी कभी लॉयर को पैसे देने पड़ जाते हैं, कभी ज़मीन की कीमत निकालने के लिए ब्रोकर्स को पैसे देते हैं, बोलते हैं ना दलाल की कितनी फीस है, तो कहीं ना कहीं कमीशन देते हैं, तो कुछ खर्चा हो जाता है। तो रीवैल्यूएशन का खर्चा कितना हुआ, रीवैल्यूएशन का खर्चा हो गया 15,000, मतलब फालतू का खर्चा वो हो सकता है हमारा आने जाने का खर्चा हो, सारे खर्चे मिला जुला के हुए 15,000 रुपए। तो अब ये 15,000 में से कैसे हो, कह रहा है आउट ऑफ विच 10,000 आर पेड बाय पार्टनर कुणाल, तो 10,000 तो पार्टनर कुणाल ने पे कर दिए, ठीक है, और बैलेंस वाज पेड बाय फर्म। तो ऑब्वियस सी बात है 15 में से 10 अगर कुणाल ने पे करे तो ये बैलेंस कितना होगा, ये होगा 5,000 रुपए। अब एक चीज याद रखना, कोई भी किसी का काम फ्री में नहीं करता, कोई भी किसी का काम फ्री में नहीं करता, पार्टनर भी अपनी ही फर्म का काम फ्री में नहीं करेगा, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो अब हुआ क्या है कि पार्टनर ने 10,000 पे कर दिया, तो अब फर्म क्या है, खुश नहीं हो जाएगी कि भाई 10,000 बच गए। फर्म क्या करेगी, पार्टनर को 10,000 रुपये लौटाएगी, रीइंबर्स करेगी। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो तुमने सुना होगा कि कभी कंपनी अपने एम्प्लॉय को मान लो किसी और सिटी में ट्रिप पर भेजती है, किसी काम से बिजनेस ट्रिप पर भेजती है, तो वहां पर एम्प्लॉय का जो भी खर्चा होता है, होटल का, आने जाने का, गाड़ी का, कैब का, वो सारा खर्चा उस टाइम पर तो एम्प्लॉय खुद करता है, लेकिन बाद में क्या करता है, कंपनी से पैसे रीइंबर्स कर लेता है। तो सेम काम यहां पर हुआ है, रीवैल्यूएशन का जो भी खर्चा हुआ है 10,000 एम्प्लॉय ने भले ही पे कर दिए, लेकिन कंपनी यानी कि हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोले तो फर्म उस एम्प्लॉय यानी कि कुणाल को पैसा वापसी करेगी, ठीक है। तो अगर हम कुणाल को पैसा वापसी करेंगे तो कुणाल की कैपिटल को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कैपिटल को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। खुद सोचो, मुझे फर्म को अगर इसको पैसे देने तो मुझे इसकी कैपिटल बढ़ानी होगी, और जब भी कैपिटल बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आई बात समझ में। हमने खुद कितना कैश पे करा है, 5,000, तो यहां पर आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, नहीं तो क्लास 12th में मैं हमेशा बोलता हूं बैंक को प्रेफरेंस देते हैं, तो आप यहां पे बैंक लिख लो, ठीक है। तो 5,000 हमने पे करा है खुद से, 10,000 जो हमने पे नहीं करा, कुणाल ने पे करा, अब हम उसको रीइंबर्स कर रहे हैं, उसको लौटाएंगे। तो ये सारा क्या है, फर्म के लिए तो खर्चा है, ठीक है, फर्म के लिए तो नुकसान है ये सारा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप इसको करेंगे डेबिट, ठीक है। पूरा के पूरे 15,000 रुपए फर्म ने तो अपनी जेब से पे करा है ना, 5,000 भले ही कैश में पे करा, 10,000 कुणाल को पे करा, लेकिन फर्म ने तो अपनी जेब से पे करा, तो फर्म के लिए ये क्या है, खर्च है, ठीक है भाई। तो 10 की 10 जर्नल एंट्रीज तुम्हारी हो चुकी हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। ऐसे और वीडियोस या जो भी तुम्हारी सजेशंस हैं, कोई डाउट्स है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ अपनी साइड से। और मैं तुम्हें बता दूं यार, इकोनॉमिक्स के भी नोट्स मैक्रो के मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो नोट्स डाउनलोड करना। बीएसटी की केस स्टडीज़ भी मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो भी पीडीएफ है वो तुम्हारे को मिलेंगी व्हाट्सएप चैनल पर। तो जल्दी जल्दी जाओ व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड कर लेना, मतलब डाउनलोड मतलब फॉलो कर लेना, और वहाँ से पीडीएफ वगैरह को डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।